तो एक मर्डर हुआ है जिसका बदला पुतिन ने लेने की ठान ली है। ये मर्डर उस शख्स की बेटी का हुआ है जो पुतिन की असली ताकत माना जाता है। हम बात कर रहे हैं पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन की। पिछले 25 सालों में पुतिन ने जो भी प्लानिंग की और रूस जहां जहां हमले करता रहा, हर हमले के पीछे अलेक्जेंडर दुगिन का ही दिमाग था। लेकिन अब दुगिन की बेटी की हत्या ने पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है और आशंका है कि इसका बदला वो सीधे कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी पर बहुत बड़े हमले से कर सकते हैं। हमला ऐसा हो सकता है जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जान भी खतरे में पड़ सकती है। पुतिन को बहुत बड़ा जख्म मिला है। यूक्रेन पर हमले की पुतिन ने पहली बार बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। पुतिन के सबसे करीबी, पुतिन के मार्गदर्शक, पुतिन के गुरु की ही बेटी की मौत हो गई है, जिसे हत्या कहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में दावा किया जा रहा है कि पुतिन के गुरु की बेटी की मौत बम धमाके में हुई है। इस हेडलाइन का मतलब है कि यूक्रेन युद्ध के मास्टरमाइंड की बेटी मॉस्को कार बम में टुकड़े टुकड़े कर दी गई। सफेद दाढ़ी और चमकीली आंखों वाले इस शख्स को पुतिन का दिमाग कहा जाता है। आखिर कौन है ये रहस्यमय व्यक्तित्व? कौन है ये जिसे पुतिन का गुरु कहते हैं और जिसकी बेटी की मौत के बाद पूरी दुनिया के अखबारों में हेडलाइंस छप रही हैं? आखिर क्यों ज़ेलेंस्की पुतिन से भी ज्यादा नफरत पुतिन के गुरु से करते हैं? आखिर क्यों मॉस्को में हुए इस धमाके के बाद अचानक ज़ेलेंस्की इतने डर गए हैं कि वो बयान जारी कर यूक्रेन के लोगों को सावधान कर रहे हैं कि रूस अब बहुत तेज हमला करने वाला है। ज़ेलेंस्की को भी पता है कि पुतिन बहुत गुस्से में है क्योंकि उनके गुरु की बेटी को मार दिया गया है। और असल साजिश तो पुतिन के गुरु को ही मारने की थी। क्या पुतिन के गुरु के खिलाफ साजिश में ज़ेलेंस्की का रोल है? अगर आज यूक्रेन पर रूस हजारों बम बरसा रहा है तो उसके पीछे दिमाग पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन का है। अगर आज यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं तो उसके पीछे असली रणनीतिकार पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन है। अगर आज यूक्रेन के लाखों लोग शरणार्थी बनकर भटक रहे हैं, यूक्रेन के लोगों का सब कुछ छिन चुका है, तो इसके पीछे भी अलेक्जेंडर दुगिन ही है, क्योंकि पुतिन दुगिन की हर बात मानते हैं। Alexander Dugin is a Russian political philosopher who's been called the Putin whisperer. He's got Vladimir Putin's ear, and he's really influential in shaping Russian policy at the highest level. You are known as Putin's Rasputin, and I've even seen Putin's brain. So he has listened to you in the past. आपको जानकर हैरानी होगी, पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन एक प्रसिद्ध दार्शनिक माने जाते हैं जो यूरोप और एशिया महाद्वीप के वर्तमान नक्शे को मानते ही नहीं हैं। पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन यूरोप और एशिया के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं यूरेशिया अपने आप में एक महाद्वीप है। दुगिन का मानना है कि यूरेशिया अपने आप में एक राष्ट्र है जिसको रूस के नियंत्रण में रहना चाहिए, यानी पुतिन को इस पूरे इलाके का शासक होना चाहिए।
और दोगिन के इस विचारधारा को दुनिया में यूरेशिज्म यानी यूरेशियावाद कहा गया। पुतिन के गुरु का एक ही सपना है, अखंड रूस। सोवियत संघ के जो हिस्से टूट चुके हैं उनको दोबारा रूस के झंडे तले लाना, यही पुतिन के गुरु की जिंदगी का एकमात्र मकसद है। और इसीलिए यूक्रेन के युद्ध का असली शिल्पकार पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन को माना जाता है। Thing else that you wrote about in your book, you proposed that Russia annex Ukraine. You said that I agree there is a similarity. More than that, but I have developed in my vision, Eurasian vision, that is much more, that is larger than what you. रूस की ही मीडिया के मुताबिक डारिया दुगिन अपने पिता अलेक्जेंडर दुगिन के साथ एक कार्यक्रम करके घर लौट रही थी। पहले उनके पिता अलेक्जेंडर भी अपनी बेटी के साथ कार में बैठने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में वो दूसरी कार में बैठ गए। अलेक्जेंडर तो धमाके से बच गए, लेकिन उनकी बेटी डारिया दुगिन इस धमाके का शिकार हो गई। दावा ये किया जा रहा है कि जैसे ही डारिया दुगिन कार में बैठी और कार स्टार्ट हुई, वैसे ही कार में धमाका हो गया। यानी ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में किया गया धमाका था। इस वीडियो की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि वीडियो में ही अलेक्जेंडर दुगिन भी नजर आ रहे हैं, जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मदद मांग रहे हैं। अपने पिता अलेक्जेंडर दुगिन की ही तरह डारिया दुगिन भी कट्टर रूसी राष्ट्रवादी थी। वो भी अपने पिता की तरह पत्रकार थी और उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का जबरदस्त समर्थन किया था। यही वजह है कि अमेरिका ने डारिया दुगिन को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। पुतिन के मन में अमेरिका के खिलाफ जो गुस्सा है, उसको भरने का असल काम भी अलेक्जेंडर दुगिन के विचारों ने ही किया है। अलेक्जेंडर दुगिन ने ऐलानिया पूरी दुनिया में कहा था कि अमेरिका का साम्राज्य खत्म हो जाना चाहिए। दुनिया में अमेरिका की बादशाहत के खिलाफ दुगिन के विचारों पर एक किताब लिखी गई, जिसका नाम रखा गया था द अमेरिकन एम्पायर शुड बी डिस्ट्रॉयड। अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए दुगिन ने 30 किताबें लिखी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन पर हमला करने की अपील सबसे पहले साल 1997 में अलेक्जेंडर दुगिन ने ही की थी। यूक्रेन, जॉर्जिया और दूसरे सोवियत देशों पर अधिकार करने की बात दुगिन ने अपनी किताब फाउंडेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स में 1997 में की थी। और फिर दुगिन के शिष्य पुतिन ने इन्हीं विचारों के आधार पर 17 साल बाद 2014 में यूक्रेन के इलाके क्राइमिया पर हमला कर दिया। इस वक्त डॉनबास पर रूस का हमला भी दुगिन के विचारों से ही प्रेरित बताया जाता है। So in 1997, you wrote a book called Foundations of Geopolitics. And in it, you talked about how Russia should return to being a global superpower. Talk about that. Explain that. I always believed, and I believe in the future greatness of Russia, because Russia was always and tried to be a superpower. It's our dream, not to rule the world, but to be recognized as one center of decisions with others. So our dream is not unipolarity, Russian unipolarity. It is the dream of decent multipolarity, to be one pole among the other, not to be the unique pole. That is very important. दरअसल दुगिन ने ये सब बातें करके सीधे सीधे अमेरिका पर ही निशाना साधा है, क्योंकि ये अमेरिका ही है जो दुनिया को एक ध्रुवे यानी सिर्फ अपनी ही बादशाहत स्थापित करना चाहता है। दुगिन के इन्हीं विचारों की वजह से कई लोग उन्हें दुनिया का डेंजरस फिलोसोफर यानी बेहद खतरनाक दार्शनिक मानते हैं। पुतिन के गुरु दुगिन कितने खतरनाक हैं, अगर आप ये बात जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अलेक्जेंडर दुगिन ने अपनी किताब फाउंडेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स में लिखा है, ब्रिटेन को यूरोप से अलग कर देना चाहिए, फिनलैंड पर रूस को कब्जा कर लेना चाहिए, एस्टोनिया देश जर्मनी को सौंप देना चाहिए, लातविया और लिथुआनिया देशों को रूस में मिला देना चाहिए, बेलारूस और मोल्दोवा को भी रूस का हिस्सा बना लेना चाहिए, पोलैंड को विशेष दर्जा देकर रूस के प्रभाव क्षेत्र में ले आना चाहिए।
इस्लामी देशों के साथ रूस का गठबंधन होना चाहिए। ईरान और रूस को मित्र बनना चाहिए। आर्मेनिया के लोग आर्य हैं, उन्हें विशेष भूमिका में होना चाहिए। अजरबैजान को विभाजित करके ईरान को सौंप देना चाहिए। जॉर्जिया को खंडित करके रूस में शामिल किया जाना चाहिए। ये पुतिन के गुरु के विचार हैं, जो साल 1997 में ही उनके खिताब में दर्ज हैं। साल 1997 से दोगिन ने अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया है। उन्होंने अपनी किताबों में बाकायदा रूस की विदेश नीति का उल्लेख किया है, जिसमें रूस को ईरान, तुर्की और रसिया और सीरिया के साथ अच्छे रिश्ते कायम करने की बात लिखी है। कहा जाता है कि पुतिन अपने गुरु के इन्हीं विचारों पर काम कर रहे हैं। To something else that you wrote about in your book. You proposed that Russia annex Ukraine. You said that Russia should encourage Britain to leave the EU, Brexit. You suggested that Russia make Iran an ally. Now, it does sound as if Mr. Putin is following your blueprint. All of these things, right out of your book, and he's doing it. That was the same thing that they have said, introducing me in the Johns Hopkins Institution 20 years ago in Washington. So I agree there is a similarity. More than that, but I have developed in my vision, Eurasian vision, that is much more, that is larger than what you have mentioned. That is only first steps. In order But to he followed your restore- first steps. He followed exactly Yes, the but first steps. That's take too long. So he is in the absolute position of absolute power. आखिर पुतिन के गुरु के ये खतरनाक विचार दुनिया को कहां ले जाएंगे? पुतिन के गुरु डुगिन एक सफाई कर्मी थे, लेकिन अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के दम पर वो पुतिन के सलाहकार बन गए। डुगिन की शुरुआती पढ़ाई मॉस्को में ही हुई थी। 1979 में डुगिन को मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट में दाखिला मिला, लेकिन इनका व्यवहार ठीक ना होने के कारण डुगिन को इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया। डुगिन ने लेनिन लाइब्रेरी तक पहुंच बनाने के लिए लाइब्रेरी के पास ही सड़क पर सफाई का काम चुन लिया। डुगिन को इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है। डुगिन और पुतिन घोर रूसी राष्ट्रवादी विचारधारा की वजह से एक दूसरे के बेहद करीब आते गए और इसीलिए अपने गुरु की बेटी की मौत से पुतिन गुस्से में है और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने अपील की है कि अब रूस यूक्रेन पर बहुत बेरहमी से हमले कर सकता है। Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратись зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог, але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно, гидке і жорстоке. Одне з ключових завдань ворога – принизити нас, українців, знецінити наші можливості, наших героїв, поширити зневіру, страх, поширити конфлікти. Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості. ये पहली बार नहीं है जब पुतिन के करीबियों पर हमले की साजिश रची गई है। इससे पहले भी पुतिन के बेहद करीबी पत्रकार व्लादिमीर सोलोवियेव के कत्ल की साजिश रची गई। तब रूस की सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने रूस में ही एक ऑपरेशन किया था। इन रूसी जवानों ने आगे बढ़कर एक शख्स को दबोच लिया था और इस पर पुतिन के करीबी पत्रकार की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। तब इस घटना पर खुद पुतिन ने बयान दिया था। Органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы. पुतिन की ये खास बात है कि अगर उनको किसी पर भरोसा हो गया तो वो जिंदगी भर उसे अपनी टीम में रखते हैं। जैसे पुतिन की कैबिनेट में शामिल सेर्गेई 10 सालों से रूस के रक्षा मंत्री हैं। इसी तरह क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव 10 सालों से अपने पद पर बने हुए हैं। पुतिन अपने करीबियों का हमेशा बहुत ख्याल रखते हैं। फिर डुगिन तो पुतिन के गुरु हैं और अपने गुरु की बेटी की मौत का बदला पुतिन जरूर लेंगे। ये ज़ेलेंस्की को भी पता है।
ताइवान स्ट्रेट में एक के बाद एक कई युद्धाभ्यास करके पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत की नुमाइश की है। चीन की कोशिश ताइवान को डराने की थी, लेकिन चीन के पावर शो के बाद ताइवान ने चीन को उसी के अंदाज में जवाब दिया और अपने कुछ बहुत ही खास हथियारों के साथ चीन को यह बता दिया तो उसके लिए हमला करना आसान नहीं होगा। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन के लिए एक दो नहीं बल्कि बहुत सी बुरी खबरें अब सामने आने वाली हैं। के लिए ताइवान है तैयार। समंदर में उतरेगी ताइवान की पनडुब्बी। ताइवान स्ट्रेट में चीन का Y-8 एयरक्राफ्ट। चीन का न्यू नॉर्मल, ताइवान की घेराबंदी। इससे पहले हम आपको यह बताएं कि वॉर ड्रिल के बाद चीन ने ताइवान को धमकाने के लिए किस नई साजिश का ताना बाना बुना है। उससे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो ये साबित कर रही हैं कि ताइवान ने भी चीन को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। पहला F-16, दूसरा F-16। रात के अंधेरे का सीना चीर कर टेक ऑफ करते ये ताइवान की वायुसेना के F-16 फाइटर जेट है। और F-16 के इस नाइट फ्लाइट का मकसद ताइवान स्ट्रेट में मौजूद चीन की नौसेना को यह एहसास दिलाना है कि अगर उन्होंने ताइवान पर हमला करने की जरूरत की तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ताइवान तैयार है। और ताइवान के जाबाजों का जोश हाई है। Yes, I have experience and to do the interception, and we knowing they are coming, and I will do our interception and to monitor them. And definitely is within visual range, we can see them, and we are maintain an opposite position to a control position, and we can monitor them and to knowing what they are doing and stop their offender intention. ताइवान वायुसेना की ये नाइट ड्रिल दरअसल उसकी सेना की चीन के खिलाफ कॉम्बैट रेडी रहने की तैयारियों का एक हिस्सा है। लिहाजा ताइवान की वायुसेना भी चीन के हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। इतना ही नहीं, अब वो अपने F-16 फाइटर जेट को AIM-120 एयर टू एयर मिसाइलों से भी लैस कर रहे हैं ताकि जंग की सूरत में वो चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। ताइवान की सेना के मुताबिक ताइवान के आसपास चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए उसे जंग की तैयारियां करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। 中共在不断的在台海周边海空域来进行一些挑衅性的举动，破坏区域的和平，我们要表达谴责。但是我们也必须要说，维持我们的战备训练的强度去确保以战备训练作为一个本务，这是我们军人的一个职责。所以中共现在所有采取的行动，正好提供了我们一个很好的一个练兵的机会。 मतलब साफ है कि ताइवान चीन के लिए तैयार है। आलम यह है कि ताइवान की सेना हर रोज चीनी सेना के मिसाइल और हवाई हमलों से बचने की तैयारी कर रही है। ना सिर्फ तैयारी कर रही है बल्कि ताइवान की सेना के मुताबिक चीन के हवाई हमले से बचने के लिए उसके एंटी एयर मिसाइल लॉन्चर स्काईबो 3 तैयार है। 当时的情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那当共军他们有这个动作的时候，其实我们都已经做好准备了。
ताइवान की सेना के मुताबिक चीन के लड़ाकू विमानों को नेस्तो नाबूद करने के लिए उनका एंटी एयर मिसाइल लॉन्चर सिस्टम ही नहीं बल्कि उनकी 35 mm की एंटी एयर गन्स भी तैयार है। ताइवान की सेना के मुताबिक उसकी सेना के जवान अपने देश की हिफाजत के लिए 24 घंटे मुस्तैद हैं और हर रोज अपनी तैयारी कर रहे हैं। दरअसल चीन की घेरेबंदी को नाकाम करने और उसे अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए ताइवान समंदर में एक वॉर ड्रिल कर चुका है। और इस वॉर ड्रिल के दौरान ताइवान की राष्ट्रपति साई इन वेंग खुद एक वॉरशिप पर मौजूद थी। 全体水面作战支队的弟兄姐妹，刚才各位精实的操演，展现了中华民国国军保家卫国的能力和决心。我们一起继续努力，守护家园。各校。 ताइवान पर चीन के आक्रामक रवैये और ताइवान को धमकाने के इरादे से उसकी घेराबंदी करने के बावजूद चीन के लिए एक बुरी खबर है और चीन के लिए ये बुरी खबर ताइवान की नई सबमरीन यानी ताइवान की नौसेना की नई पनडुब्बी की शक्ल में सामने आई है। दरअसल ताइवान अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी सितंबर में लॉन्च कर रहा है। दो देशों के बीच बढ़ती तकरार न सिर्फ एशिया महाद्वीप में युद्ध की कहानी गढ़ रही है बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की एंट्री ने इसे और ज्यादा घातक बना दिया है। मतलब युद्ध कभी भी हो सकता है। इस बीच ताइवान ने ताजा दावा किया है। उसके दावे के मुताबिक उसने चीन के कई फाइटर जेट और जंगी जहाज को ट्रैक किया है। इतना ही नहीं, ताइवान का दावा तो यह भी है कि कई ऐसे फाइटर प्लेन्स हैं जिनकी संख्या 8 बताई जा रही है, उन्होंने ताइवान स्ट्रेट को पार भी किया है। हालांकि पनडुब्बियों के मामले में चीन ताइवान से कई गुना शक्तिशाली है। इस वक्त चीन के पास आधुनिक तकनीक से लैस 60 पनडुब्बियां हैं, वहीं ताइवान के पास महज 4 पनडुब्बियां हैं। इनमें हाई शी क्लास की 2 पनडुब्बियां हैं, बाकी 2 हाई शी एन क्लास पनडुब्बियां हैं। इन्हें दुश्मन के जहाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपग्रेड किया गया है। आधिकारिक तौर पर ताइवान की सबमरीन परियोजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। इसका कोड नेम हाई चांग रखा गया है। शिप बिल्डिंग कंपनी CSBC ने साल 2020 में इस पर काम करना शुरू किया था। ताइवान के मुताबिक साल 2025 तक उसकी नौसेना के बेड़े में 8 सबमरीन होंगी। 对于台海周边共军的基建的动态，国军运用联合情监侦的系统，都能够有效的掌握，适切的应处。同时，我们也有信心、有能力来确保我们国家的安全。 ऐसा नहीं है कि चीन को ताइवान की सबमरीन प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं है। चीन भी इस हकीकत से पूरी तरह से वाकिफ है। लिहाजा उसने ताइवान और अमेरिका की पनडुब्बियों को काउंटर करने के लिए अपना एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट Y-8 ताइवान स्ट्रेट में उतार दिया है। चीन के Y-8 एयरक्राफ्ट को सबमरीन हंटर यानी दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ निकालने वाला शिकारी भी कहा जाता है। ताइवान स्ट्रेट में चीन ने अपनी वॉर ड्रिल के दौरान Y-8 को शामिल किया था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक खबर के मुताबिक वॉर ड्रिल के दौरान Y-8 ने इलाके में मौजूद सभी सबमरीन को खोज निकाला था। ताइवान के पास Y-8 की तैनाती के पीछे भी चीन का एक खास मकसद छिपा है और वो मकसद है जंग की सूरत में ताइवान की मदद के लिए आने वाली अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों को तबाह करना। दरअसल चीन इस हकीकत से भी वाकिफ है कि ताइवान के आसपास के समंदर में अमेरिकी नौसेना की वर्जीनिया क्लास की अटैक सबमरीन मौजूद है और ये अमेरिकी पनडुब्बियां टॉर्पीडो और क्रूज मिसाइलों से भी लैस हैं। जंग की सूरत में ये अमेरिकी पनडुब्बियां ताइवान की मदद के लिए जरूर आएंगी। लिहाजा Y-8 एयरक्राफ्ट के जरिए इन्हें ढूंढ निकालना और उन्हें नष्ट कर देना चीन का असल मकसद है। चीन ताइवान स्ट्रेट में अपनी लाइव फायर ड्रिल खत्म कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी उसके जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों ने ताइवान को चारों तरफ से घेरे हुआ है। यानी अभी भी चीन ताइवान की घेराबंदी खत्म करने के मूड में नहीं है। खबर के मुताबिक ताइवान की घेराबंदी चीन के लिए न्यू नॉर्मल है। विश्लेषकों के मुताबिक 60 वर्ष पहले अमेरिकी हस्तक्षेप से ताइवान जलद मरुमध्य में एक मीडियन लाइन यानी माध्यिक रेखा तय की गई थी, जिसे व्यवहारिक रूप में चीन और ताइवान के बीच की सीमा समझा जाता था। चीन नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के पहले तक इस रेखा का पालन करता था, लेकिन अब उसने इस रेखा की अहमियत को ही खत्म कर दिया है।
台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题事关中国核心利益，完全是中国内政，其历史经纬明明白白，两岸同属一个中国的事实和现状清清楚楚。中国政府已经正式发布《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》，全面阐述了台湾问题的历史经纬和政策主张，展现了中国共产党和中国人民追求祖国统一的坚定意志和坚强决心。चीन अभी भी ताइवान की घेराबंदी जारी रखे हुए है।